नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा बिहार के विधानसभा चुनाव की टाइमिंग को लेकर। जितनी बड़ी संख्या में बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, आईएएस अधिकारियों का थोक में ट्रांसफर, फिर उसके बाद आईपीएस अधिकारियों का थोक थोक में ट्रांसफर, और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री का पिछले 1 महीने से बिना कुछ बोले लगातार राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाना, उद्घाटन शिलान्यास करना और जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यों की निगरानी करना। इन सब के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जहां जनता दल यूनाइटेड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, टाइमिंग को लेकर कहा जा रहा है कि चुनाव जल्द होंगे, महाराष्ट्र के साथ होंगे या दिल्ली के साथ होंगे, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल की तैयारी इन चुनाव को लेकर क्या है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, नीतीश कुमार लगातार बिहार में दौरे कर रहे हैं और दौरा करते करते आजकल तो वो भी नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग तो सब जानबे करते हैं जी। आजकल नीतीश कुमार के दौरे के बीच लगातार आईपीएस अधिकारियों और आईएएस अधिकारियों का जो ट्रांसफर हो रहा है, चुनाव की टाइमिंग को लेकर कहा जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त बिहार विधानसभा को भंग करने की जानकारी सामने आ सकती है। क्या लगता है आपको, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी किसकी तैयारी किस किस्म की है? देखिए, जिस प्रकार से मूवमेंट है सरकार का, चाहे वो शिलान्यास से लेकर ब्यूरोक्रेसी में जिस प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, ये तो आहट जो है चुनाव का ही है। अब सवाल ही उठता है कि चुनाव आप महाराष्ट्र और झारखंड के साथ कराएंगे या चुनाव दिल्ली विधानसभा के साथ कराएंगे। लेकिन जो मूवमेंट है, जो सरकार की सक्रियता है, चाहे वो विभिन्न विभागों का शिलान्यास जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का आप देख रहे हैं कि दौरा जो है हर जिलों में करीब करीब हो रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि मुख्यमंत्री जो है एक यात्रा पर भी निकल सकते हैं। कल ही आपने देखा है कि करीब 1-2 दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। नए युवा ऊर्जा से लवरेज जो अधिकारी हैं उनको जिला में तैनाती की गई है। तो तमाम ऐसे जो डेवलपमेंट है अभिषेक जी, उससे लग रहा है कि नीतीश कुमार चुनावी मूड में है। चुनावी मोड में नीतीश कुमार लग रहे हैं, लेकिन ये बताइए, चुनाव अगर समय से पहले होंगे, तीन महीने पहले अगर चुनाव समय से होते हैं तो विधानसभा को भंग करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव आयोग के पास ये विशेषाधिकार है कि जैसे ही 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाता है कि बचे हुए 6 महीने में कभी भी वो चुनाव करा सके। उसके लिए भंग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर चुनाव को उसके पहले कराना है, यानी 4.5 साल के पहले अगर चुनाव, तो उसके लिए विधानसभा को भंग करने की आवश्यकता या लोकसभा को भंग करने की आवश्यकता होती है। जैसे आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने 8 महीने पहले लोकसभा को भंग किया था और तकरीबन 9 महीने पहले भंग किया था, 7 महीने पहले चुनाव कराए थे। अब आपको क्या लगता है कि बिहार विधानसभा को भंग करने की टाइमिंग, क्या ये महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा के पहले चुनाव आयोग के पास पहुंचेगी या महाराष्ट्र चुनाव के डिक्लेरेशन के बाद पहुंचेगी? आप देखिए, आप लोगों को हर एक खबर का अपडेट रहता है। महाराष्ट्र में क्यों किया गया है ये आप सभी लोग जानते हैं। वहाँ एक योजना को लेकर आया गया है और सरकार चाह रही है कि कुछ समय तक इस योजना को ग्राउंड स्तर पे एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये चुनाव आयोग का एक बहाना है ये बताने के लिए कि वहाँ मौसम सही नहीं है, बाढ़ का मौसम है, बरसात का मौसम है, तमाम चीजें हैं। उसी तरह मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव जो है महाराष्ट्र और झारखंड के साथ नहीं कराया जा सकता, क्योंकि उस समय मुझे लगता है कि फेस्टिवल का मौसम होगा। और हम लोगों ने इससे पहले भी चर्चा किया था कि उस समय जो प्रवासी बिहारी हैं वो छठ पूजा एक ऐसा एक पर्व है और ऐसा माहौल होता है उस समय कि करीब करीब हर बिहारी जो है अपने घर आते हैं। और उस समय यदि चुनाव नीतीश कुमार करवाते हैं या चुनाव आयोग चुनाव करवाती है तो इसका नुकसान नीतीश कुमार सत्तारूढ़ गठबंधन को हो सकता है। इसलिए मैं जहां तक समझता हूं कि यदि
समय से पूर्व चुनाव नीतीश कुमार कराते भी हैं और नीतीश कुमार की इच्छा भी है कि समय से पूर्व चुनाव करा लिया जाए, तो वो दिल्ली के साथ हो सकता है। दिल्ली के जो विधानसभा मुझे लगता है कि जनवरी के आसपास होगा, तो उस समय नीतीश कुमार जो है चुनाव जो है बिहार में करवा सकते हैं। जी ऋषि जी, चूंकि हम भी अभी 3 दिनों तक अपने दर्शकों के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे, और असली कारण आप जानते हैं कि बिहार में हम भी उसी के भुक्तभोगी हैं। जो जमीन का सर्वे चल रहा है, हर जगह देखिए, फोटोकॉपी की दुकान से लेकर के स्कैन करने वाले तक, और इसके साथ साथ हिंदी, कैथी, उर्दू, अंग्रेजी जानने वाले कातिब से लेकर के अंचल कार्यालय और रजिस्ट्री ऑफिस तक, जिस तरह से हर आदमी फाइल लेकर दौड़ रहा है, कुछ लोग खाली हाथ नंबर लेकर दौड़ रहे हैं फाइलों के लिए, गांव गांव में झगड़े हो रहे हैं। क्या इसके बाद नीतीश कुमार के लिए बिहार में चुनाव जीतने की कोई संभावना आपको दिखाई दे रही है? देखिए, एक शराबबंदी और दूसरा ये जमीन बंदी या जो कहिए आप, जमीन सर्वे कहिए, जो भी कहिए, एक बड़ा इशू तो है। और सवाल ये उठता है अभिषेक जी कि सरकार बिना तैयारी किए हुए, सरकार बिना अपने विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे कैसे इतने बड़े डिसीजन ले सकती है, ये समझ से परे है। यदि भूमि सुधार राजस्व विभाग की ही बात करें तो आप देख लीजिए, आप तो खुद अभी मोतिहारी में हैं, आप लोगों को किस प्रकार से परेशानी हो रही है। सवाल ये भी है कि आपके पास उस विभाग को चलाने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं। आपके पास अमीन कितने हैं, आपके पास कर्मचारी कितने हैं, आपके पास सक्षम अधिकारी कितने हैं। आप देखिए, आप यदि एक रिपोर्ट देखेंगे, मैं एक रिपोर्ट को अध्ययन कर रहा था कि करीब करीब हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में आपको भूमि सुधार राजस्व विभाग में कम से कम कर्मचारियों की जरूरत है, अमीनों की जरूरत है। एक अमीन है, एक कर्मचारी पे कितना लोड है आप देख लीजिए। एक सीओ ऑफिस में कितने कर्मचारी होने चाहिए, कितने ऑफिसर होने चाहिए, ये सरकार को नहीं मालूम है। सरकार ये नहीं जानता है कि आपके जो भूमि सुधार राजस्व विभाग को आपने इतना बड़ा जिम्मेवारी दे दिया है, उसके पास क्या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, आपके पास कर्मचारी है कि नहीं है, बात व्यवस्था है कि नहीं है, आपके पास रिकॉर्ड है कि नहीं है, आपके पास वंशावली और जो खेतियान है उसका अपडेट है कि है या नहीं है। तो तमाम चीजों को देखते हुए सरकार को, यदि सरकार कराती है, सरकार के मनसे पे सवाल नहीं है, लेकिन सरकार प्रॉपर तैयारी करके, पूरा अरेंजमेंट करके, विभाग की स्थिति को देख के तब ये कराना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, सरकार ये नहीं जानती है कि सबसे अधिक जो भ्रष्टाचार किसी विभाग में है वो भूमि सुधार विभाग में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विभाग के संबंधित मंत्री कह रहे हैं कि हमारे विभाग में बिना पैसे दिए छोटा से छोटा काम नहीं होता है। तो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार आपके विभाग में लिप्त है, उसको पहले दूर करने की जरूरत है, निगरानी करने की जरूरत है। और दीपक बाबू से मेरा रिक्वेस्ट है, जो इस विभाग के एसीएस हैं या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, जूम से मीटिंग करने से नहीं होगा। आप जूम से मीटिंग करते हैं, जूम से मीटिंग नहीं होगा। जूम से मीटिंग करने के बदले आप 2-3 सीओ कार्यालय का छापामारी कीजिए। 2-3 आप ऑफिस से निकलिए, पटना से बाहर निकलिए, तमाम जिलों का दौरा कीजिए, तमाम डीसीएलआर से लेकर सीओ ऑफिस, कर्मचारी ऑफिस का दौरा कीजिए। आपको मालूम हो जाएगा भ्रष्टाचार किस हद तक व्याप्त है आपके विभाग में। तो ठीक है, तो एक बड़ा वर्ग है जो इससे आहत है, और इसके तुरंत बाद आप चुनाव कराएंगे तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा भाई। अब आप ही मान लीजिए, आप पत्रकार हैं, आपका 10 कमिटमेंट है, 10 चैनल से आपका टैग अप है, आपके कई कार्यक्रम हैं, और आप पूरा तमाम चीजों को छोड़कर अब मोतिहारी में बैठे हुए हैं। आप 4 से 5 दिन बैठ सकते हैं, 1 हफ्ता बैठ सकते हैं, 15 दिन बैठ सकते हैं। क्या ये सरकार गारंटी लेती है कि 15 दिनों में उनके काम हो जाएंगे, 10 दिनों में काम हो जाएंगे? आप तो दिल्ली से गए हैं, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है। तो ये समझने की जरूरत है, और इसकी नाराजगी सरकार को झेलनी पड़ेगी। आप एक तरफ प्रवासी बिहारियों को
1 मिनट कंप्लीट कर ले। एक तरफ प्रवासी बिहारियों का गुस्सा आपको झेलना पड़ रहा है, तो चुनाव आप दिसंबर में न करा के जनवरी में करवाना चाहते हैं, यदि समय से पूर्व चुनाव हो तो। दूसरी तरफ ये जमीन वाला मामला, और जमीन वाले मामले में प्रवासी बिहारी को छोड़ दीजिए तो उससे बड़ा मामला है। हर एक आदमी को ये वंशावली बनवाना है, हर एक आदमी को जो भूमि सर्वे हो रहा है उसमें भाग लेना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास 10 बीघा, 5 बीघा, 4 बीघा, 2 बीघा, 10 कट्ठा, 5 कट्ठा, सब गरीब से गरीब आदमी के पास भी 5-6 कट्ठा जमीन है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप कर्मचारी से मिल, आप इतने बड़े पत्रकार हैं अभिषेक जी, करीब करीब सभी लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तमाम लोग आपको जानते हैं। आप जाइए कर्मचारी से बात कीजिए ना, पता चल जाएगा वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा पावर में है अभी। आप कर्मचारी से जाके मिलिए, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, आपका फोन सीओ नहीं उठाएगा, आपसे कर्मचारी बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलेगा। कल आइए, जब कल जाइएगा तो कहेगा कि फील्ड में है, फील्ड में जाइएगा तो कहेगा ऑफिस में है, ऑफिस में कहिएगा तो कहेगा डीएम यहाँ है, और फिर फोन कीजिएगा तो कहेगा मीटिंग में है। जान जाएगा कि पत्रकार है तब तो और नहीं मिलेगा, ये भी सच्चाई है। लेकिन ऋषि जी, एक व्यवहारिक दिक्कत देखिए कहाँ कहाँ आ रही है, मैं व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। आप जानते हैं कि सभी के बिहार में 70% लोगों के लैंड रिकॉर्ड जो है वो पूर्वजों की जमीन के हैं, मतलब बाप दादा परदादा उसके पहले की पीढ़ी से ट्रांसफर होते आए। जमीन का ओरिजिनल खतियान अधिकांश लोगों का या तो उर्दू में है, और बहुत कम लोगों का उर्दू में है, ज्यादातर लोगों का कैथी लैंग्वेज जो पहले चलती थी, कैथी लैंग्वेज में। अब कैथी लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ने वाले कातिब, जिनका लाइसेंस नंबर होता है कैथी को हिंदी में ट्रांसलेट करना और उसे पढ़ना, वो ट्रांसलेटर होते हैं। वैसे ट्रांसलेटर बेहद कम है, और कुछ ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि हम जानते हैं, उनको आता जाता कुछ नहीं है। अब स्थिति ये हो गई है कि एक वहां पर दिक्कत है, दूसरी दिक्कत है कि जैसे आपकी 4 पीढ़ी पहले से किसी ने आपको जमीन दे दी, कागज पर बना करके दे दिया कि जाइए आपके घर के बगल के आपका है। अब सवाल ये उठता है कि उसका कभी डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्री ऑफिस में हुआ नहीं, सामने आ गया तो फिर जिसने आपको दी थी आपके पूर्वजों को, वो लोग आके खड़े हो जाएंगे, उनके बाल बच्चे आके खड़े जाएंगे, नहीं नहीं भाई आपका कागज पर कहाँ है, ये कागज ही गलत है। मतलब गांव गांव में मुकदमे का स्कोप इस पूरे लैंड सर्वे ने खोल करके रख दिया है, हर जगह स्थिति है। अब एक वरिष्ठ पत्रकार है कन्हैया भेलारी जी, वो कह रहे हैं कि 70 में जब दरोगा प्रसाद राय के समय में लैंड सर्वे हुआ था तो उनको कोई वकील बता रहे थे कि वकीलों की 3 पुश्त इतने मुकदमे हुए कि खा रही है उससे, एक पीढ़ी खाई। हालांकि नहीं, देखिए इस बार के लैंड सर्वे में और ज्यादा लोग वकीलों का रोजगार बनेगा, क्या कहना इस तरह की सुविधा और इसके पैदा होने पर? अब मैं एक बार, कन्हैया भेलारी जी ने ये नहीं बताया कि सबसे अधिक प्रोटेस्ट इस सर्वे को लेकर किसी समूह ने किया है। वो पटना हाई कोर्ट के जो तमाम वरिष्ठ वकील हैं, नीतीश कुमार से आग्रह उन्होंने किया है कि तत्काल प्रभाव से जो ये सर्वेक्षण है उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि आपके पास प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, प्रॉपर आपकी रीडिंग नहीं है, प्रॉपर जानकारी विभाग के पास नहीं है। तो वकीलों ने, खासकर पटना हाई कोर्ट के जो तमाम वरिष्ठ वकील हैं, इस चीज का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि आप सर्वे कराइए, लेकिन प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ तमाम विभागों में पहले कर्मचारी आप नियुक्त कीजिए। तमाम, आपने बहुत बेहतरीन बात कही, जो सक्षम पदाधिकारी या अधिकारी जो उन चीजों को समझते हैं क्या हर एक ब्लॉक में हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जो नए बीपीएससी से जो बहाल सीओ हैं, अब सीओ को तमाम तकनीकी पहलुओं की जानकारी नहीं होती है। नए जो कर्मचारी हमारे उम्र के, आपके उम्र के जो बहाल हुए हैं, उनको जमीन की ABCD की जानकारी नहीं होती है। अब वो किसके भरोसे होते हैं? मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ, ऐसा पत्रकारिता कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूँ। जब आप भुक्तभोगी होंगे ना तो सबसे बड़े पत्रकार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ब्लॉक में, मैं मुजफ्फरपुर के कटरा मेरा ब्लॉक आता है, वहां हमारा पंचायत कटाई पंचायत है, वहां का जो कर्मचारी है उसको कुछ नहीं आता और लिख लो पर पत्थर है। वो एक दलाल है, मैं दलाल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि तमाम हमारे क्षेत्र के लोग उसी दलाल के माध्यम से काम करवाते हैं।
दलाल, हमने अपने फादर से पूछा है कि इस दलाल की क्या जरूरत है, कर्मचारी तो नया लड़का है, बहुत तेज तरार होगा। पापा बोले उसको कुछ नहीं आता है। तो एक पुराना 50 से 60 वर्ष का एक आदमी है जो 30-40 सालों से दलाली कर रहा है उस ऑफिस का, वो कागज का कीड़ा है। और उसके यहाँ ऐसे भीड़ लगा होता है जैसे कोई मंत्री के यहाँ भीड़ लगा हो। पहले सुबह से उस दलाल के यहाँ भीड़ लगा होता है। और मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूं कि मेरे फादर को मैंने कहा कि दिक्कत प्रॉब्लम होगा तो मैं दीपक बाबू से बात कर लेंगे, एसीएस साहब से। तो वो दलाल कहा कि दीपक जी से बात कीजिए या रूपक जी से बात कीजिए, काम तो हमें ही कराना ना है। जब तक हम नहीं कहेंगे, हम नहीं समझाएंगे, कर्मचारी नहीं करेगा। जब तक हम नहीं कहेंगे, सीओ नहीं करेगी या करेगा। तो पापा हमारे कुछ पैसा देके इनडायरेक्ट रूप से काम करवा लिए। अब पापा बोले तुम्हारे चक्कर में रहते सीओ और एसीएस और डीएम कलेक्टर तो 5 साल लग जाता है। तो ये स्थिति है दीपक जी। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, आज दीपक जी को इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं, मैं भी दिल्ली से मुजफ्फरपुर आता हूं और दोनों आदमी हम गुप्त व्यवस्था के तहत चलिए हमारे ब्लॉक में या अभिषेक जी के ब्लॉक में चलिए और देखिए क्या खेला होता है। तो ये हकीकत है और इसकी नाराजगी राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को उठाना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी, आप भूमि सर्वेक्षण कराना चाहते हैं करवाएं, लेकिन प्रॉपर व्यवस्था के साथ, ये कुव्यवस्था के साथ नहीं। आपके पास प्रॉपर संख्या में कर्मचारी नहीं है, ना अमीन है, ना अधिकारी है, और आप चले हैं जमीन भूमि सर्वे कराने। जी ऋषि जी, एक छोटी घटना आपको याद दिलाना चाहते हैं। 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ था। पूरे देश में लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार ने ही वोटिंग की थी। 80% सीटें आडवाणी जी की झोली में डाल दी थी, आपको याद होगा। तो पूरे देश ने रिजेक्ट कर दिया था 2009 में भाजपा को। और उस चुनाव के बाद 17 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ। कुछ लोग सांसद बन गए थे, कुछ लोगों ने पार्टी बदली थी। 17 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बिहार में नीतीश कुमार ने बटाईदारी अधिनियम के लिए बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का ऐलान कर दिया था। और फिर पूरे बिहार में जो हलचल मची, तकरीबन सारी विधानसभा सीटें, कोई सोच नहीं सकता था कि 3 महीने में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तकरीबन सारी विधानसभा सीटें जो है एनडीए चुनाव हार गई और उसके बाद नीतीश कुमार को फैसला वापस लेना पड़ा था। तो ये प्रसंग मैंने इसलिए याद दिलाया, देखिए मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। संवेदनशील मुद्दा है। मैं एक सवाल पूरा कर ले दीजिए ऋषि जी, 1 मिनट। और उसमें मैंने ये प्रसंग इसलिए आपको बताया कि जमीन बहुत संवेदनशील मुद्दा है, लोग जज्बाती हो जाते हैं। नीतीश कुमार का वो पहला कार्यकाल था और उस झटके की नीतीश कुमार ने कल्पना नहीं की थी कि लोकसभा चुनाव में इतनी जबरदस्त सफलता और 3 महीने बाद ये हो गया। और अब की परिस्थिति देखिए कि फिर जमीन को लेकर विवाद। नीतीश कुमार के सामने स्थिति उत्पन्न हो रही है, आगे कुआं पीछे खाई। फरवरी में यानी जल्दी चुनाव कराते हैं या नवंबर दिसंबर में महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराते हैं तो ये जमीन का बवाल। अगले नवंबर में कराते हैं तो छठ के समय हर विधानसभा में प्रवासी बिहारी पहुंच जाएंगे 15-20 हजार। वो अलग नीतीश कुमार से खार खाए बैठे हैं। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार ये जमीन वाला फैसला लेकर फंस तो नहीं गए और क्या उन्हें जल्द से जल्द वापस लेना होगा इसे? देखिए अभिषेक जी, इस बात से आप भी सहमत होंगे, तमाम दर्शक, हमारे जो सम्मानित दर्शक है वो भी सहमत होंगे कि बिहार में एक बड़ा अपराध का जो एक बड़ा एक सोर्स है वो है जमीन और जमीन से जुड़े हुए भू माफिया। आपने देखा मुजफ्फरपुर में प्रथम मेयर की हत्या, मुजफ्फरपुर में 40% जान जाती है बिहार में उसी से, भू विवाद से। मुजफ्फरपुर में प्रथम मेयर की हत्या जमीन के कारण हुआ। मुजफ्फरपुर में एक बड़े जो जमीन से जुड़े हुए एक व्यवसायी थे आशुतोष शाही, उसकी भी हत्या जमीन के कारण हुआ। और ये जमीन से जुड़े हुए जो माफिया हैं, अब तमाम जो अपराधी हैं, बाहुबली हैं, पहले क्या करते थे, रॉबरी करते थे, ये मतलब अपहरण करते थे, अब वो ये लोग जो है जमीन से जुड़ गए हैं। तो ये जमीन सर्वे होना बहुत जरूरी है। देखिए नीतीश कुमार के इस पहल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस कुव्यवस्था में आप जमीन सर्वे करवा रहे हैं
उसकी हम आलोचना कर रहे हैं और उसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए तमाम चीजें, जैसे नरेंद्र मोदी सरकार को कई महत्वपूर्ण निर्णय को रोल बैक क्यों करना पड़ा? क्योंकि वह हड़बड़ी में बिना किसी से राय लिए, बिना किसी से संवाद किए डिसीजन ले लेते हैं। उसी तरह मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का भूत नीतीश का जो भूत है वो नरेंद्र मोदी के, ये नीतीश कुमार के दिलो मस्तिष्क में सवार हो गई है। बिना सोचे समझे, बिना ये देखे कि उनके विभाग कितना सक्षम है, कितनी विभाग की कितनी तैयारी है। 13-14 करोड़ लोगों का आप से जुड़े हुए जमीन का आप सर्वे कराना चाहते हैं, आपके पास तैयारी नहीं है। मैं तो कहूंगा कल आप एक डाटा निकलवाएं कि कितने कर्मचारियों की जरूरत है, कितने अमीनों की जरूरत है, कितने जो सक्षम पदाधिकारी हैं जो 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 भूमि से जुड़े हुए चीजों को समझते हैं, जमीन से जुड़े हुए जो टेक्निकल चीज है उनको समझते हैं, कितने लोगों की दरकार है। और बिना प्रॉपर अरेंजमेंट किए हुए आप इस चीज को लागू कर देते हैं। तो ये जरूरी है अभिषेक जी, लेकिन बिना तैयारी किए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि बिना तैयारी किए हुए, बिना व्यवस्था किए हुए आप इसको न करें, तत्काल प्रभाव से इसको बंद करें। पहले आप अपने विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, सक्षम पदाधिकारियों को लगाएं, कागजों को दुरुस्त करें, उसके बाद आप भूमि सर्वे करवाएं। जी ऋषि जी, आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं। चुनाव तो ये तय हो गया कि बिहार में समय से पहले होना, ये करीब करीब तय है, इसमें कोई इब्बट की गुंजाइश अब लग नहीं रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को 43 की संख्या से ऊपर जाना है, 80 पार तो हर हाल में हो जाना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में एक डाउट है कि अभी तो नीतीश कुमार के साथ गिव एंड टेक का रिलेशन है, एक हाथ दे एक हाथ ले, यानी एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार के लिए बैसाखी बीजेपी है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बैसाखी नीतीश कुमार है, मतलब गिव एंड टेक का रेसिप्रोकल रिलेशन है। अगर बिहार विधानसभा भंग हो जाती है तो नीतीश कुमार आजाद हो जाते हैं। जैसे ही बिहार विधानसभा भंग होती है उसके बाद अगर नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं पाएगी, उनके मंत्रियों को डिसमिस कर देंगे कैबिनेट से, जो भी 8, 10, 15 है। एक झटके का काम है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये उठता है, तेजस्वी यादव बहुत मन से यात्रा बिहार में नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में दुबई जाने की बातें आ रही है कि यात्रा के बीच से दुबई जाएंगे, और यात्रा को लेकर राष्ट्रीय जनता दल में भी कंफ्यूजन की स्थिति है कि भाई लाइन कौन सी लेनी है। हमला भारतीय जनता पार्टी पर तेजस्वी यादव कर रहे हैं, बहुत पत्रकार कहीं कुरेद देते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में तो मजबूरी बस कुछ बोल देते हैं, वहां पर जहां भी यात्रा में जा रहे हैं लोकल रिपोर्टर जो संवाददाता होते हैं स्थानीय स्तर पे, उन लोगों ने पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए तेजस्वी यादव को कुरेद दिया, तो सवाल पूछ लिया, तब उन्हें कुछ बहुत माइल्ड अटैक नीतीश कुमार पर, बहुत हल्का सा कि अब तो मजबूरी है बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो जाएंगे कहाँ। ये स्थिति जब उनकी बनी हुई है, और इस बीच में बालू माफिया कहे जाने वाले, मैं नहीं जानता हूँ बालू माफिया है या नहीं, लेकिन लोग कहते हैं बालू माफिया, संजय यादव जो तेजस्वी यादव के परिवार के करीबी हैं, 67 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली जाती है, सुभाष यादव जी, सुभाष यादव, उन पर उनकी संपत्ति अटैच की जाती है। लालू यादव का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, एयरपोर्ट पर लालू यादव से पत्रकार पूछते हैं बिहार के बारे में, क्या होगा, खेला होगा, तो बोलते हैं कि अच्छा देखिए क्या होता है। इस तरह का अप्रोच राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और जेडीयू की तरफ से भी राष्ट्रीय जनता दल पर, जैसे पत्रकार लोग बहुत कुरेद देते हैं तो जेडीयू का कोई प्रवक्ता बोल देता है राजद के खिलाफ। क्या लगता है बिहार में, जो एक वरिष्ठ पत्रकार है सतीश के सिंह, कहते हैं कि पॉलिटिक्स इन कोऑपरेशन और कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ये दोनों में कौन सा सिनेरियो है पता नहीं चलता है। क्या देखिए बिहार के राजनीति को समझना सबके बस की बात है, और खासकर जब से नीतीश कुमार आए हैं, बिहार के राजनीति पे कोई दमखम के साथ कहे कि यही बात सही है, आज आपको जो बात सही लग रहा है कल के डेवलपमेंट से लगेगा कि जो कल हमने कहा वो उससे तो कुछ अलग दिख रहा है।
बिल्कुल आपने सही कहा है। यदि नीतीश कुमार समय से पूर्व विधानसभा भंग कर देते हैं और उसके बाद वो बीजेपी से संबंधित तमाम मंत्रियों को बर्खास्त करके और राजद के साथ चले जाते हैं, तो उसमें बीजेपी या केंद्र सरकार कुछ कर भी नहीं सकती है जी। तो इतना तो ट्रस्ट बीजेपी को करना होगा। दूसरी तरफ देखिए, उथल पथल पूरे एनडीए में भी है। जीताराम मांझी ने आज नीतीश कुमार को खुद घेरा शराबबंदी को लेकर जी। कि भाई जो है जो 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 सफेद पोश हैं वो उनके यहाँ आसानी से जो है शराब जो है होम डिलीवरी हो रहा है। जीताराम मांझी छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार ने जिनको मंत्री बनाया है, रत्नेश सदा क्या नाम है उनका, जो इस विभाग से संबंधित मंत्री भी हैं, जी। मद्य निषेध मंत्री भी हैं, उन्होंने जी। भी ये कहा है। तो जो जो अब ये चिराग पासवान गांधी मैदान में रैली करने जा रहे हैं, अपने तमाम पदाधिकारी को कह दिए 243 सीटों पर तैयारी शुरू कर दीजिए। हालांकि 60 मतलब सीटों फिर पे वो चिराग दावा मॉडल ठोकेंगे। होगा। 60 सीटों पे वो कह रहे हैं कि दावा ठोकेंगे गांधी मैदान से। दूसरी तरफ जेडीयू ने भी तमाम 243 सीटों पे अपने जो है ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। तो और उधर सबसे ज्यादा जमशेदपुर जो वाले भी हैं, प्रशांत किशोर। सबसे ज्यादा पेशो पेश में कोई है तो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी को सबसे अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। जी। बीजेपी को सबसे पहली नजर नीतीश कुमार पर बनाकर रखनी है। नीतीश कुमार कब क्या कर देंगे, ठीक है, बीजेपी को लूप में लेके, कॉन्फिडेंस में लेके विधानसभा भंग कर देंगे और फिर वो भाग जाएंगे, जैसा आप कह रहे हैं राजद के साथ भाग जाएंगे। हालांकि आज अशोक चौधरी हम नहीं कर रहे ने भाग मोर्चा जाएंगे, हम ये संभाला, टर्म नहीं यूज कर रहे। मतलब एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, पत्रकार तो संभावना ही व्यक्त करेंगे ना। पत्रकार जी। पत्रकार जो नेता जो नीतीश लक्षण कुमार दिखाते कहीं हैं, नहीं भागते हैं, वो जहां है वही टिके हुए हैं। भागा भागी तो भाजपा जो राजद आप करती है बिहार में। चलिए ये काम जेडीयू को छोड़ दीजिए, जेडीयू पे छोड़ दीजिए। ये सब बयान जेडीयू की तरफ से दिया जाता है। नहीं, वास्तविकता बात भी यही बिल्कुल है। सही है। देखिए, आप हाँ, निष्पक्ष तरीके से लेकिन देखिए, देखिए, जनता दल यूनाइटेड सत्ता को लीड कर रही है कितने दिनों से, आप बताइए? 19 सालों बिल्कुल से। बिल्कुल है अब ही। सत्ता नीतीश कुमार छोड़ तो कह करके दिए, तो जेडीयू कहीं नहीं गई है। जब सत्ता छोड़ के नीतीश, जेडीयू भाग जाएगी तो कहेंगे भाग गई। और सुन तो लीजिए ना, सुन तो ले लीजिए, 2-3 और डेवलपमेंट हैं जो मैं बता दूं। एक एक्स डीजीपी हैं सिंघल साहब, उन पे भी मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और ईओयू जो के एडीजी ने डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दिया है। तो अब एसके सिंघल नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। सवाल उठता है कि एसके सिंघल के अपॉइंटमेंट नीतीश कुमार ने किया है या नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, कोई कुमार बाबू हैं, सीमक बाबू या क्या नाम है उनका, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, दर्शक समझ जाएंगे। तो आप देखिए, अब डीजीपी लेवल के लोग जो हैं 10% कमीशन लेते हैं। जैसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इस डेवलपमेंट में जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन्होंने कहा है कि हमने 10% दिया है। तो तमाम ऐसे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं बिहार में, पूरा उथल पुथल का वो जो है माहौल है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, चुनाव समय से पूर्व होने जा रही है। अब पूर्व होने जा रही है तो क्या नीतीश कुमार राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, या जो वर्तमान में जो गठबंधन का जो स्वरूप है उसके साथ जनता के बीच में जाएंगे, ये देखने वाली बात है। और एक बात, एक दर्शक हैं मुजफ्फरपुर से, उन्होंने एक मैसेज किया था, बड़ा रिक्वेस्ट किया था। बिहार विश्वविद्यालय में जो व्यापक भ्रष्टाचार है, खासकर एमफिल कोर्स को लेकर, आप बता दें, एमफिल जो है अभिषेक जी, रेगुलर मूड में जो कोर्स होती है, और एमफिल जो है डिस्टेंस लर्निंग से करवाई गई, और उसी एमफिल वाले को पीएचडी में इनरोल किया गया। अब वो पूरा जो व्यवस्था है वो बंद हो गया है। तमाम जो बच्चे हैं, करीब 1,000 से अधिक बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, तो उनके जो भविष्य है आपके अधर में सवाल है। समझ गया ऋषि जी, मैं समझ गया। मैं बहुत साफगोई के साथ अपने दर्शकों के सामने कहना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा का जो बटाधार नीतीश कुमार के 19 साल के शासनकाल में हुआ है, वैसा कभी नहीं हुआ था। 30% बटाधार यदि बिहार में शिक्षा का लालू यादव के शासनकाल में हुआ, तो बचा खुचा 70% बटाधार नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हुआ है। अति पिछड़ा महादलित की बात लोग करते हैं, आखिर अति पिछड़ा और महादलित बेचारे गरीब लोग हैं ज्यादातर,
आखिर वो किस कहाँ जाते हैं? ज्यादातर लोगों के पास ये आर्थिक हैसियत नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके और जाके आप अशोका सुन तो लीजिए ना, यूनिवर्सिटी में दिल्ली में पढ़ा सके। आप एक बात वो सुन उसी लीजिए। स्कूल कॉलेज में जाते हैं, आप जाति गिनती करा रहे हैं। आप अरे जाति आप गिनती सुन से तो ज्यादा लीजिए, जरूरी है कि उनकी शिक्षा को दुरुस्त कीजिए। जी आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ा स्टोरी है। हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि कभी आप इस पे एक बड़ा स्टोरी कीजिए कि बिहार विश्वविद्यालय जैसा एक क्लोन यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में तैयार कर दिया जाता है और उसका मान्यता जो है राजभवन से मिल भी जाता है। मतलब समझ जाते हैं, बिहार विश्वविद्यालय जैसा एक क्लोन यूनिवर्सिटी की मान्यता दे दी जाती है। एमफिल जो है रेगुलर मूड में जो कोर्स चलाया जाता है उसको डिस्टेंस लर्निंग का मान्यता कौन दे देता है? किस मजबूरी में, किस मातहत जो ये एमफिल को डिस्टेंस लर्निंग से कराने की मान्यता दे देती है? अब जो बच्चे एमफिल में जो इनरोल हुए हैं डिस्टेंस लर्निंग से, उनका तमाम चीज हो चुका है, अब जो है उनको पीएचडी में इनरोल होना है, वो नहीं हो पा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बजाते वहां एक रजिस्टर रखा जाता है और हर एक बच्चे से 1 लाख के आसपास रुपए लिए गए हैं और बजाते नाम अमाउंट ऐसे करके। आप समझ जाइए, इन लोग का हिम्मत देखिए कि घूस के पैसा भी रजिस्टर में एंट्री करके लेते हैं। इतनी ईमानदारी आपने देखी नहीं होगी। मैं कल आपको इस पे विस्तृत आप में एक अपराध है, बहुत कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कल मैं आपसे आग्रह करूंगा, कि 10-15 मिनट का समय कल निकालिए, इस पर मैं विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता हूं और कल फिर मैं दर्शकों के सामने में और सरकार के सामने में इसका पोल खोलूंगा। जी जी आखिरी सवाल ऋषि जी, क्योंकि मुझे कुछ विश्वस्त सूत्रों ने बताया, हालांकि मैं फिर कह दूं मेरे पास कोई परफेक्ट जानकारी इस संबंध में नहीं है, और वैसे भी नीतीश कुमार के किसी एक्शन पर उनके मंत्रियों, उनके अधिकारियों के पास भी कोई परफेक्ट जानकारी नहीं होती है कि वो करने क्या वाले। मुझे विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि 2 अक्टूबर को जब जन सुराज, जो प्रशांत किशोर का एक संगठन है, उसे एक राजनीतिक दल की शक्ल दी जाएगी, एक पॉलिटिकल आउटफिट के रूप में तैयार किया जाएगा, उसके पहले प्रशांत किशोर को बिहार में भंग विधानसभा की सौगात मिल सकती है। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर कार्यवाहक विधानसभा की स्थिति में अपनी पार्टी का गठन करेंगे? तो फिर सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर की तैयारी कितनी मुकम्मल होगी और बाकी पार्टियों की तैयारी कितनी मुकम्मल होगी? आपको क्या लगता है 2 अक्टूबर के पहले बिहार में नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर देंगे? सपोज कीजिए आज 13 तारीख है, 13 सितंबर है, आज के दिन भी यदि विधानसभा भंग होती, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कह रहे हैं, तो नई विधानसभा के गठन की तारीख जो होती, अंतिम तारीख को 13 मार्च तक, 13 मार्च से पहले गठित करनी थी। यानी दिल्ली के साथ भी, महाराष्ट्र के साथ भी, झारखंड के साथ भी, किसी के साथ वो चुनाव कराकर गठित कर देते। अब आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार उस मुहाने पर पहुंच गए हैं जहां वो विधानसभा को भंग कर और बिल्कुल फ्रेश इलेक्शन के लिए जाने की तैयारी में? देखिए, इस बात का चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि नीतीश कुमार ये नहीं चाहेंगे कि बिहार में जो एक नए पॉलिटिकल पार्टी का गठन हो रहा है और जिस प्रकार से वो पार्टी और उस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, कट्टरधर्ता हैं प्रशांत किशोर, जिस प्रकार से बिहार में जड़ें जमा रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे, या कोई भी सत्तासीन जो पार्टी होगी वो नहीं चाहेगी कि नई नवेली पार्टी उतना मजबूत हो, क्योंकि जितना टाइम मिलेगा वो पार्टी उतना मजबूत होगा, उतना वो पैर पसारेगी। तो ये उससे भी हम लोग ये अंदाज लगा रहे हैं कि चुनाव जो है समय पूर्व होने जा रही है बिहार में। अब ये चुनाव जनवरी में होता है या महाराष्ट्र और झारखंड के साथ होता है, ये देखने वाली बात है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अभिषेक जी, आप ही मान लीजिए मुख्यमंत्री होंगे या मैं ही मुख्यमंत्री होऊंगा, तो किसी नए पार्टी को उतना समय क्यों देंगे ताकि वो और मजबूत हो सके, नया चिराग मॉडल बिहार में उसका इम्पैक्ट हो सके, नया चिराग मॉडल हो सके। तो ये बात नीतीश कुमार समझते हैं और नीतीश कुमार तो चलते चलते इस चतुर और तेज तरह नेता है। चलते चलते आप बता दीजिए कि जैसे शोले फिल्म जो देखे है ना, आप कहते हैं कि बच्चा सो जा रही है तो गब्बर सिंह आ जाएगा। नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार एक ही चीज से डरते हैं, चिराग मॉडल से। क्या वाकई वो चिराग मॉडल से सबसे ज्यादा डर लगता है उनको कि फिर कोई चिराग मॉडल ना हो जाए? देखिए मैं ये नहीं मानता हूँ। देखिए, क्या उस समय 2020 में जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो क्या इस चीज का भड़क नहीं था?
नीतीश कुमार को इस चीज का भनक नहीं था। जब चिराग पासवान ने ये दावा सीना ठोक के कहा कि हम जेडीयू के तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके विरुद्ध उम्मीदवार उतारेंगे, बीजेपी के विरुद्ध उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, नीतीश कुमार ने प्रॉपर चैनल से नरेंद्र मोदी और अमित शाह से क्यों नहीं बात की? यदि बात नहीं की तो फिर गठबंधन में क्यों बने रहे? तो ये देखिए, कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें हमारी जो मतलब नीतीश कुमार की भी कहीं ना कहीं उसमें कमजोरियां रही होगी। नीतीश कुमार के जो आंख नाक जो हैं उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा। अब जैसे सिंगल वाला ये एपिसोड देखिए, लोग एक तरफ कह रहे हैं सिंगल नीतीश कुमार के दुलरुआ है, तो उनको ये रिटायरमेंट के बाद भी एक महत्वपूर्ण विभाग का चेयरमैन बना दिया गया, फिर उनको हटा के फिर एक जगह एक और विभाग का हेड बना दिया गया है। तो भी या तो नीतीश कुमार कर रहे हैं या नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले लोग कर रहे हैं। आसपास रहने वाले लोग कर रहे हैं तो नीतीश कुमार को जानकारी नहीं है। ये सरकार पे करारा तमाचा है कि आप उस व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं जो 10% का कमीशन मांग रहा है, वो बिहार का पूर्व में डीजीपी रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है। ऋषि जी, इस पर एक अलग से विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। हमारे देखिए अभिषेक जी, मैंने संदर्भ इसलिए दिया है कि कोई भी डेवलपमेंट हो, आप राजनीति में, आप पत्रकारिता में हैं, आप पत्रकार हैं। अब मैं आपसे पूछूं अरविंद केजरीवाल को जमानत मिला है तो मुझे जानकारी नहीं है, क्या पत्रकार हैं आप? आज ही पिंजराबंद तोता बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर तो मैंने वही चीज कह रहा हूँ कि हम पत्रकार हैं और आज का डेवलपमेंट हमको नहीं मालूम है, फिर क्यों पत्रकार हैं? जी, हम मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट में क्या हो रहा है हमको नहीं मालूम है, तो फिर क्यों मुख्यमंत्री हैं? जी, इसलिए मैं उस संदर्भ को यहाँ पर रखा हूँ। जी, क्यों मुख्यमंत्री हैं और फिर जनादेश अपने 19 साल 20 साल के कार्यकाल पर नीतीश कुमार मांगेंगे, ये घड़ी अब करीब आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी 2 अक्टूबर को गठित हो जाएगी, लेकिन क्या नीतीश कुमार 2 अक्टूबर के पहले ही एक बड़ा राजनीतिक सरप्राइज बिहार को दे देंगे? बड़ा राजनीतिक खेला 2 अक्टूबर से पहले बिहार में हो जाएगा। बिहार की विधानसभा क्या 2 अक्टूबर के पहले भंग हो जाएगी? ज्यादा दिन नहीं है, 2-2.5 हफ्तों का ही समय बचा हुआ है। इंतजार कीजिए। नीतीश कुमार के किसी एक्शन के बारे में कोई भी पूर्वानुमान पक्के तौर पर लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि मैंने और ऋषि मिश्रा ने 2022 में भी जो पूर्वानुमान लगाया वो सही निकला था, 2024 की जनवरी में भी जो लगाया था वो सही निकला था। और ऋषि जी तो खैर सामने बैठे हुए हैं, तारीख के साथ देश के एक बड़े पत्रकार जो वर्तमान प्रधानमंत्री के मित्र भी रहे हैं, उन्होंने भी फोन करके ये जानकारी ली कि आप लोग एक कौन सा खबर चला रहे हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री के करीबी मित्र पत्रकार, हालांकि आप उनको प्रधानमंत्री से अच्छे संबंध नहीं रहे थी और अंततः अक्षरशः वही हुआ था। खैर, सीधी बात, 2 अक्टूबर के पहले नीतीश कुमार क्या बड़ा राजनीतिक खेल करने जा रहे हैं। बड़ी बिसात बिछाई है नीतीश कुमार ने, इंतजार कीजिए। बिसात भले ही नीतीश कुमार बिछाए, लेकिन जो बिसात नीतीश कुमार की सरकार ने बिछाई है जमीन सर्वे के माध्यम से, उस बिसात में चाहे चुनाव नवंबर 2024 में हो, चाहे चुनाव फरवरी 2025 में हो, चाहे चुनाव नवंबर 2025 में हो, नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। जितनी जल्दी लैंड सर्वे का फैसला वापस लेकर सरकार लोगों को राहत दे दे, तब भले ही लोग फिर से नीतीश कुमार को देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात कहकर पुरानी परिस्थितियों की तरह, यानी बटाईदारी अधिनियम की तरह, लोग फिर से नीतीश कुमार का शायद गुणगान करने लगे। लेकिन फिलहाल ये स्थिति बिहार में ही हूं मैं नहीं देख रहा हूं कि जनता सारे मुद्दे 19 साल के कार्यकलाप एक तरफ और जमीन सर्वे से हो रही परेशानी से बिहार के घर घर के तबाह हो रहे लोग एक तरफ, सारे कामों पर धुलता हुआ सब कुछ नजर आ रहा है। अब देखते जाइए आगे क्या होता है। ऋषि मिश्रा जी ने खुलकर बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आपने समय निकाला 3 दिनों बाद। इसी जमीन सर्वे की वजह से 3 दिनों तक हम दर्शकों से दूर रहे, क्षमा चाहते हैं। नमस्कार।